जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। ये टॉपिक बड़े ही धमाकेदार, बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही फैक्चुअल होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, हम फिफ्थ की सीरीज चला रहे हैं ना, जिसमें से ये क्लास और उसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें आपका पूरा ज्योग्राफी सफाया हो जाएगा और उसके बाद आपको हम फिर क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आप लोग, मैं तो हर एक क्लास में कहता रहता हूं यार कि एनसीईआरटी आपकी क्या है, एनसीईआरटी द सोल ऑफ यूपीएससी। यानी जब तक आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं, तब तक आपके मंजिल का कोई रास्ता क्लियर नहीं, रास्ते में कांटे ही कांटे रहेंगे। इन कांटों को अगर साफ करना है, इन रास्तों से अगर पत्थर को हटाना है, तो एनसीईआरटी को दिमाग में बिठाना होगा। तो ठीक है, बिना ज्यादा बात इधर उधर की क्या करें यार, टाइम तुम्हारा क्यों बर्बाद करें, सीधे टॉपिक की बात करें। आप देखेंगे कि आज हम देखेंगे जायरे की भूमि और लोग। सबसे पहले बाबा, जायरे क्या होता है? जायरे ऐसा प्रदेश है, अफ्रीका का ऐसा प्रदेश है जहां के बड़ा ही दुर्लभ, कहां, जहां का जीवन यापन बड़ा ही दुर्लभ है। अफ्रीका का एक प्रदेश है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां कैसे जमीन पाई जाती है, वहां पे कैसे बागान पाए जाते हैं, ये सारा का सारा एकदम डीपली। देखो, ये फिफ्थ की क्लास की है एनसीईआरटी, आपको दिखने में क्लास फिफ्थ की है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी फैक्चुअल बातें रखी गई हैं जो आप याद रखेंगे आगे चल के पीसीएस के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बड़ी फैक्चुअल वाली ये जो किताब है ना, ये जो जिंदगी की किताब है, ये बड़ी बेमिसाल है। इसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या देखते हैं, भूमध्य रेखा के समीप स्थित स्थानों की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। अरे बाबा, तो ये तो अभी हम बाद में पिछले वाले क्लास में ही आपको बताए हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास में, यानी जो भूमध्य यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गई है ना, ये जमीन के भू यानी जमीन यानी उसके बीच से उसके 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, क्या आप तो जानते हैं ना कि वहां पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है वर्ष भर, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंध होता है। तो वही चीजें बता रहे हैं कि क्या होता है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित स्थानों की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। अब आर्द्र क्यों होती है ये भी जानो, क्योंकि वहां आसपास क्या होगा, जब गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश ज्यादा होगी, जब बारिश ज्यादा होगी ना तो कहीं गर्मी के साथ साथ आर्द्रता भी होगी। तो इसलिए उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब देखेंगे इसके साथ साथ, जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं मुन्ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा धनी पहले कोई महाद्वीप ही नहीं था, लेकिन वहां के लोग अज्ञानी होने के कारण, आज भी अगर देखा जाए तो सोने की सबसे ज्यादा खदान अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, लेकिन वहां के लोग अभी सचेत नहीं है। वहां के लोग अभी सचेत नहीं है। वहां प्राकृतिक चीज बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में देखेंगे तो बड़े बड़े वहां पे आपको तेल के कुएं, वो जो क्या वनस्पतियों के पूरा पूरा ढेर चट्टान मिल जाएंगे, लेकिन वहां के लोग इससे अभी अवगत नहीं है। आप देखेंगे, इसलिए इन क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं। अब जहां आप लोग जानते हैं बाबा कि जहां गर्मी ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, तो वहां पे वन भी ज्यादा पाए जाएंगे, बारिश होगी, वनस्पति उगेगी, वहीं से वन होगा। तो ये चीज बता रहे हैं कि वहां पे वन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम गणतंत्र जायरे एवं वहां के रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले ये जो क्या है, जो जायरे प्रदेश था, अफ्रीका का प्रदेश से बड़ा पिछड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग स्वतंत्र नहीं थे। क्या ये किसी ना किसी के अधीन थे, यानी यूरोपियों के अधीन थे। लेकिन जब ये स्वतंत्र होता है जायरे, तब की कहानी दिखाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी वाला। आप देखेंगे उसके बाद में क्या बता रहे हैं कि ये दूसरी वाली स्लाइड लग गई क्या यार, जायरे, हाँ, तापमान एवं वर्षा के आधार पर विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु विशेष होती है। ये चीज तो उस वाले क्लास में बताए थे कि प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु विशेष होती है। अगर आप देखेंगे, भारत की बात कर लें, क्या जम्मू कश्मीर की जलवायु अलग होगी, ठंडी होगी। वहीं राजस्थान की जलवायु अलग होगी, वहीं केरला की जलवायु अलग होगी, और वहीं उत्तर प्रदेश की जलवायु अलग होगी। यानी तो अलग अलग प्रदेशों की
अलग अलग जलवायु होती है। वही चीज क्लास 5th की एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है कि जिस तरीके से जलवायु होगी उसी तरीके से आपका रहन सहन होगा, उसी तरीके से आपका खान पान होगा, उसी तरह से आपका निवास होगा और उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपका यातायात होगा। तो सारा का सारा सिस्टम आपका किस पे डिपेंड करता है भैया? जलवायु पे डिपेंड करता है। और ये जलवायु किस पे डिपेंड करती है? भूगोल पे डिपेंड करती है। तो सभी अगर देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट की अगर जननी अगर होता तो मैं भूगोल को मानता, क्योंकि भूगोल के ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा, जग सूना सूना लगे जब कोई ना हो अपना। यानी क्या है? यानी आपके अंदर ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है तो आप नील हैं सभी नॉलेज से। आप देखेंगे कि क्या यहां हम देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु विशेष होती है। यहां हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के अध्ययन करेंगे। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ कर्क रेखा की तरफ, दक्षिण की तरफ या मकर रेखा की तरफ, तो दोनों तरफ ये क्षेत्र फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र में वो दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका में एक अमेजन बेसिन पाई जाती है। अब इस बेसिन का नाम अमेजन बेसिन क्यों पड़ा बाबा? क्योंकि यहां पर अमेजन जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमेजन जंगल की एक घाटी है, उसी को हम बेसिन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमेजन जंगलों में क्या बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं। ये बड़ा घना जंगल है। क्या है? बड़ा घना जंगल है, जहाँ पे जैव विविधता बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और यहाँ ऑक्सीजन बड़ी भरपूर मात्रा में मिलती है। आप देखेंगे अफ्रीका का जायरे, ये देखो जो हमें पढ़ना है, अफ्रीका का जायरे बेसिन एवं एशिया का मलेशिया एवं इंडोनेशिया। आप देखेंगे ये एशिया जो महाद्वीप है इसका मलेशिया और इंडोनेशिया, और उत्तरी अमेरिका का जैसे अमेजन बेसिन, और अफ्रीका महाद्वीप का जायरे बेसिन, ये सब इसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं बाबा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन आता है? उत्तरी अमेरिका का बेसिन, और उसी के साथ साथ कौन सा आता है? अफ्रीका का जायरे वाला क्षेत्र, और उसी के साथ साथ एशिया का क्या आता है? मलेशिया और इंडोनेशिया आता है। तो ये इतने चीज ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। आप देखेंगे अब इसके बाद में जायरा अफ्रीका महाद्वीप के स्थित में है। क्या? इसी के साथ साथ ये दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरी यहां पे रह गई थी। अब देखेंगे ये पढ़ा देते हैं। जायरा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये आप जान गए कि जायरा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में, हमने पहले ही बता दिया था। जायरों को पहले कांगो नाम से जाना जाता था। एक चीज ये नोट करने वाली बात है बाबा, जितने लोग देख रहे हैं ना, ये जितने भी एनसीईआरटी पढ़ने के शौकीन वाले हैं, कि जायरे जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। इसे पहले किस नामों से जाना जाता था? हाँ आपने सही बताया, किस? कांगो नाम से जाना जाता था। इसीलिए इस क्षेत्र को कांगो बेसिन बोलते हैं। क्या? कांगो बेसिन बोलते हैं। आप जानेंगे अगर आगे चल के पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो सबसे पहले अगर मानव ने अपना विकास करना कहीं स्टार्ट किया था तो इसी अफ्रीका महाद्वीप कांगो बेसिन के अंतर्गत। ये गोरिल्ला जो हम जैसे दिखो ने, गोरिल्ला जो अपना विस्तार विकास करेंगे, क्या जो अपना विकास धीरे धीरे किए वो यही इसी कांगो बेसिन से किए हैं। क्या? वो इसी कांगो बेसिन से किए हैं। आप जानते थे कि इन्हें कांगो नाम से जाना जाता था। वास्तव में जायरे बेसिन के मध्य आप देखेंगे, वास्तव में इसके अगला वाला स्लाइड कहां लगा दियो भैया? वास्तव में उष्ण आर्द्र, यहां देखेंगे उष्णार्द्र जलवायु में पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि उष्ण आर्द्र का मतलब होता है गर्मी भी और उसी के साथ साथ आर्द्रता यानी सर्दी भी। तो उस ऐसी जलवायु को जहां गर्मी भी सर्दी भी, तो क्या उष्णार्द्र बोलेंगे। क्यों? जब इन्हें गर्मी की जरूरत होती है तो गर्मी में क्या होता है? पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ठंडी में क्या होता है? आर्द्रता के साथ ये पेड़ पौधे उगते हैं जल्दी से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे बड़े तेजी से बढ़ते हैं भैया, बड़े तेजी से बढ़ते हैं। जायरे बेसिन के मध्य में विस्तृत घने वन मिलते हैं। ये तो हमने पहले ही बता दिया। इन वनों की सीमित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। इन घने पेड़ पौधों से आच्छादित वनों में सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती। आच्छादित का मतलब होता है आपस में जो बिल्कुल आच्छादित यानी ढके हुए हैं। इनमें ये इतने घने जंगल होते हैं अमेजन वाले
कि यहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं, यानी काले काले जंगल, बिल्कुल एकदम घना जंगल रहता है अमेजन वाला। आप उसके बाद में देखेंगे, अब इसके बाद में भैया पिछली वाली स्लाइड ले ले महोदय की अगली वाली ले ले, इसमें हम तो कंफ्यूजिया आ गए हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था सब कुछ। भूमध्य रेखीय घने वनों में विभिन्न प्रकार के हमें पशु पक्षी रहते हैं भाई। इन वनों में गोरिल्ला, अरे भैया मेरी प्रजाति, चिंपैंजी, बंदर और बैबून, ये देखेंगे बैबून जो जानवर है ये केवल यहीं पे मिलता है भैया, ये केवल हाँ यहीं पे मिलता है। गैंडा एवं दरियाई घोड़े दलदलों में रहते हैं, क्या दलदलों में रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, जो जायरे प्रदेश की कृषि है, इसे भी ध्यान दीजिए कि क्या है, जायरे की अधिकांश मिट्टी उपजाऊ नहीं है। क्यों उपजाऊ नहीं है, क्यों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जायरे के अंदर कहीं कहीं इतना ज्यादा घने जंगल हैं कि वहां पे क्या होता है, वनों के ढके होने के कारण यहाँ पे जो जमीन पाई जाती है वो इतना उपजाऊ नहीं है। अब ये देखेंगे कि और दूसरी बात, यहाँ की जो जमीन होती है ये ज्वालामुखी के लावा से निकली, जो ज्वालामुखी का लावा है ना वही भूमि के रूप में बदल गया है, तो जिसके कारण वो कठोर हो गई हैं, जिससे ये अनुपजाऊ है। आप देखेंगे कि कीबू एवं जायरे नदी के आसपास, ये देखेंगे कीबू एवं जायरे नदी, ये चीज देख लीजिएगा कि जो अफ्रीका में ये दो नदियां आगे चल के ये आपको देंगी, बहुत ज्यादा मदद देंगी, क्या देंगी, मदद देंगी। कीबू एवं जायरे नदी के आसपास की लावा मिट्टी कृषि योग्य है। ये देखेंगे, सॉरी ये लावा मिट्टी है, जो केवल लावा मिट्टी है, जो ज्वालामुखी से निकली हुई है, चट्टानू रूप जिसने नहीं लिया है, वो जो ज्वालामुखी से जो लेता है लावा निकलता है ना, लावा उपजाऊ होता है कपास के लिए, काली मिट्टी क्योंकि लावा में निकलती है, लेकिन जो और जो चट्टानी मिट्टी होती है वो कठोर हो जाती है, जो वो अनुपजाऊ होती है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो लावा मिट्टी कृषि योग्य है। अत्यधिक वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी के बह जाने से मिट्टियां अनुपजाऊ हो जाती हैं। अब देखेंगे भैया, वर्षा अभी रुकेगा, वर्षा ज्यादा होती है जिसके कारण तेजी से मूसलाधार वर्षा होगी ना, तो जमीन की ऊपरी परत क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और आप जानते हैं कि भूमि की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, तो जिसके कारण यहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत कम पाई जाती है, क्या बहुत कम पाई जाती है। फिर भी इस देश की आर्थिक दृष्टि में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। विकास स्थानांतरित खेती अपनाने या क्या है, अपनाने, जायरे अपनाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ये लोग क्या करते हैं, यानी अपनी कृषि को क्या करते हैं, स्थानीय लोग कृषि को अपनाते हैं। अब इसी कृषि करने को वहां अफ्रीका के भाषा में क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। मिल्खा सिंह, क्या यो मिल्खा सिंह, तो ये मिल्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्पा कहा जाता है। इस पद्धति में वन भूमि को कृषि के लिए साफ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या धूम कृषि होती है, आप लोग जानते होंगे ना कि जंगलों को जला दिया जाता है, फिर कृषि की जाती है, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद में क्या होता है, छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से क्या इस पद्धति में वन भूमि को कृषि के लिए साफ किया जाता है। 2-3 वर्षों तक कृषि करने के बाद यह स्थान कृषि योग्य नहीं रह पाता, बिल्कुल सेम धूम कृषि वाली। आप देखेंगे तो इस कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ये चीज याद रखना। क्या यहाँ पे आपने कीबू देखा था, क्या देखा था, कीबू और जायरे देखा था ना, कीबू और जायरे नदी और ये मिल्पा पद्धति, ये दो चीज बिल्कुल ही जहां जहां जितना बताया उतना याद रखो यार, एनसीईआरटी तुम्हारे यार कदमों में होगी, हवाबाजी नहीं करता है टीचर। आप देखेंगे क्या, अब ये जो उद्योग, ये जो जायरे के उद्योग है, जायरे औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि जायरे प्रदेश पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे वन ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादातर लोग विकास नहीं कर पाए हैं, अभी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण, तो ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग, जैसे जो कृषि पर यानी जो छोटा मोटा कुटीर उद्योग हो, जैसे खाद्य पदार्थ संबंधी जूते वस्त्र आदि उद्योग स्थापित किए गए हैं। रसायन, पेंट, प्लास्टिक, कागज, सिगरेट आदि आधुनिक उद्योग किकांसा लुम्बुकी में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे, लुम्बुक,
क्या है, लुमुम्बशी में, लुमुम्बशी में, कहा, किसानसा लुमुम्बशी में। अब देखो कागज और सिगरेट और प्लास्टिक पेंट, ये चीज देखिएगा, जो कागज और सिगरेट, कागज भी पेड़ों से, और कहीं ना कहीं जो सिगरेट होता है ना, तो सिगरेट भी ये कहीं ना कहीं पेड़ों से इसके तंबाकू निकाले जाते हैं ना। तो टोटली ऐसे व्यवसाय इस एरिया में किए जाते हैं जो कृषि और पेड़ों पर डिपेंड। ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब यातायात भी देख लेते हैं जायरा प्रदेश का। जायरे में यातायात के साधनों की कमी है, यद्यपि अब यहां नगरों के रेलवे एवं सड़कों में जोड़ने के लिए क्या, यहां पे क्या है, कमी है, लेकिन जोड़ने के लिए यातायात के साधनों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। वर्तमान में जायरे में वायु यातायात प्रणाली का विकास भी हो गया है। माटाडी, माटाडी आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे क्या पड़ता है, माटाडी, जो क्या होता है, बंदरगाह है जहां पे सामान आते हैं और जाते हैं दूसरे देश में। तो ये माटाडी को भी याद रखना, कहां पड़ता है, जायरे प्रदेश यानी अफ्रीका में पड़ता है। लोग और उनका जीवन, मेरा बाबा, अरे भैया इनका नहीं, जायरे में जनजातियों की बहुलता है। आप ये चीज देखेंगे, जनजातियों को भले ही आप लोग भला बुरा कहें, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से अगर इस पृथ्वी का कोई हकदार है सबसे पहले, अगर तो ये जनजाति लोगों से ही विकास करके धीरे धीरे लोग अपना, अगर किसी प्रदेश के अगर मूल निवासी होते हैं वास्तविक रूप में, तो ये जनजाति लोग होते हैं। कौन होता है, जनजाति लोग होते हैं। इनको अपने मातृभूमि से यानी अपने भूमि से, अपने क्षेत्र से बड़ा लगाव होता है जनजातियों को। ठीक है, अगर ये जंगलों में निवास करते तो जंगलों में ही रहेंगे, ठीक है, जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनको हम और आप बड़ी हीन नजरों से देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे जायरे में बंटू एवं निग्रो की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 2/3 है। ये जो बंटू होता है बाबू, ये बंटू एक प्रकार की जनजाति है, एवं निग्रो, ये बंटू और निग्रो क्या होता है, ये जायरे में इनकी बड़ी बहुलता है। कई छोटे छोटे समूहों में विभक्त हैं। पिग्मी भैया बड़े खतरनाक जनजाति है, पिग्मी, नीलोट, अन्य जनजातीय समूह क्या है, वहां बंटू भी है, पिग्मी भी है, और निग्रो प्रजाति के लोग भी पाए जाते हैं। अरे देखेंगे आप निग्रो प्रजाति, काकेसाइड, मंगोलाइड, ये सब निग्रो साइड, ये सब आप देखेंगे कि मनुष्यों की प्रजाति है। पिग्मी जायरे के मूल निवासी, ये देखेंगे पिग्मी लोग जो हैं ये जायरे के मूल निवासी हैं। उन्हें वर्षा वनों से बलवान समुदाय द्वारा विस्थापित कर दिया गया था। पिग्मी छोटे कद यानी 5 फीट से कम, यानी हमसे भी छोटे यार होते हैं। वह वनों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। वह शिकार, मछली पकड़ना एवं भोजन इकट्ठा करते हैं। क्या जायरे अब विकासरत है, वह निर्यात के द्वारा। अब देखो सबसे पहले पिग्मी को याद कर लेना। जायरे में मुख्य रूप से जो जनजातियां निवास करते हैं उसे पिग्मी बोलते हैं। पिग्मी 5 फीट से नीचे होते हैं। ये छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं, ये मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। बस इतनी सी बात, आपका आंसर मिल गया चुटकी में। आगे देखिएगा, जायरे, जायरे मतलब जैसे कि क्या कर रहा है, तरह तरह के विकास को अर्जित कर रहा है और उद्योग एवं देश की सुविधाओं में विकास कर रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। इस वाली क्लास में हमने देखा कि जायरे कितने पिछड़े थे, अब वो धीरे 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 धीरे, तुम धीरे धीरे हंसते हो उस बारिश जैसे लगते हो, थोड़ा दिल के कहते हो ज्यादा दिल में रखते हो। यानी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, क्या धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो चल दिए बलवान। अब देखेंगे उसके बाद में यहां पे देखेंगे कि जायरे हमारा कब स्वतंत्र हुआ था। ये चीज देखो हम आप लोगों को बता दें कि जो जायरे है बाबू, ये जायरे कब स्वतंत्र हुआ था। आप देखेंगे कि जायरे ये 1960 में, क्या इस देश का नाम कई बार बदला जा चुका है। ठीक है, पहले जायरे, उसके बाद कांगो, कई बार बदला जा चुका। ये सन 1960 में स्वतंत्र हुआ था। किसानसा नगर इस देश की राजधानी, ये चीज देखिएगा कि यह 1960 में स्वतंत्र हुआ और किसानसा नगर इस देश की राजधानी है। मुझे विश्वास है कि इसमें पूरा जायरे से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ होगा तो यस लिखना कमेंट में, अगर नहीं होगा फिर दोबारा मास्टर पढ़ाएगा, बिल्कुल आप लोगों से वादा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।